हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BlackGown। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक में दिया है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में और जानेंगे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को। दोस्तों, पार्लियामेंट का आर्टिकल 79 कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो 3 ऑर्गन से कंसिस्ट होकर बना है। पहला प्रेसिडेंट, दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसको राज्यसभा भी कहते हैं, और तीसरा हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा। प्रेसिडेंट जो होता है वो दोनों हाउस में से किसी का भी मेंबर नहीं होता है, लेकिन ब्रिटिश क्राउन की तरह ही वो भी पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट होता है और कुछ सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म करता है उन प्रोसीडिंग से रिलेटेड। मोस्टली प्रेसिडेंट का जो काम है वो है जब दो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की मीटिंग बैठेगी तो उन दोनों हाउसेस को समन भेजना। वो हाउस ऑफ पीपल को डिसॉल्व कर सकता है, और जब भी कोई बिल पास होता है तो उसमें प्रेसिडेंट की एसेंट नेसेसरी होती है, तो वो प्रेसिडेंट अपनी एसेंट देता है बिल पास करने में। दोस्तों, ये बात ध्यान रखने की है कि जिस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है एक सोवरेन बॉडी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट एक सोवरेन बॉडी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया में सुप्रीम है। जिस तरीके से इंग्लैंड में पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास कर सकता है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जाता, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो जो भी पार्लियामेंट अगर लॉ पास करता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। जो इंडियन पार्लियामेंट है वो अपनी सारी जो पावर डिराइव करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव करता है, इसीलिए वो एक सोवरेन बॉडी नहीं है। दोस्तों, प्रेसिडेंट के बारे में हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। आर्टिकल 80 राज्यसभा के बारे में बात करता है। राज्यसभा जो है यूनियन पार्लियामेंट का अपर हाउस है, जिसमें मैक्सिमम मेंबरशिप जो है वो 250 तक की हो सकती है। इसमें से 238 मेंबर्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के। बाकी जो बचे हुए 12 मेंबर्स हुए उन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स होते हैं उनको जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं एक सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट लिया जाता है। और जो यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसमें जो पार्लियामेंट लॉ डिटरमाइन करती है उस हिसाब से इलेक्ट किए जाते हैं। जो भी अलोकेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज और स्टेट के बीच में सीट का होगा, किस स्टेट को कितनी सीट मिलनी है राज्यसभा में, इसके बारे में 4th शेड्यूल में दिया गया है। जो 12 नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं वो उन लोगों को नॉमिनेट किया जाता है जिनके पास कोई स्पेशल नॉलेज या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस में। तो इसमें हमने देखा कि जो इलेक्शन है राज्यसभा के मेंबर्स का वो इनडायरेक्टली होता है, यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो इनको इलेक्ट करते हैं, ना कि जो नॉर्मल लोग हुए वो इसको वोट देके इलेक्ट नहीं करते हैं। जो 12 नॉमिनेटेड पर्सन्स हैं वो जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो वो इसमें वोटिंग नहीं कर सकते। जो बचे हुए 238 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। दोस्तों, आप पढ़ते हैं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में। जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है वो ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का। राज्यसभा में एक डिप्टी चेयरमैन का होना भी ज़रूरी है, ताकि अगर चेयरमैन की पोजीशन वैकेंट चल रही हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने में बिजी हो तो फिर डिप्टी चेयरमैन एज अ चेयरमैन एक्ट करके उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म करेगा। अगर डिप्टी चेयरमैन काउंसिल का मेंबर नहीं रहता है, वो सीज हो जाता है मेंबर रहने से, तो फिर उसको एज अ अपना जो डिप्टी चेयरमैन का पोस्ट होगा उसको वैकेट करना होगा। वो तब डिप्टी चेयरमैन की तरह काम नहीं कर सकता। राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। इसके जो मेंबर्स हैं उनका जो इलेक्शन है लेकिन वो हर 6 साल में किया जाता है, जिसमें से जो 1/3 मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। और राज्यसभा का मेंबर होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो पहली क्वालिफिकेशन है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और दूसरा जो उसकी एज है वो 30 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा को पॉपुलर हाउस यानी लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, जिसके बारे में आर्टिकल 81 बात करता है।
लोकसभा का इलेक्शन जो है डायरेक्ट होता है, यानी इसमें जो इंडियन सिटीजन है वो खुद अपॉइंट करते हैं लोकसभा के मेंबर्स को। लोकसभा की जो मैक्सिमम मेंबरशिप है वो 552 है, जिसमें से 530 जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और 20 मेंबर्स जो हैं वो यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बचे दो, उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि जो टोटल ये 550 के उसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही है, तो फिर प्रेसिडेंट खुद से वो दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। लोकसभा में सीट की एलोकेशन के लिए जो स्टेट होते हैं उनको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है और उनमें सीट को डिवाइड किया जाता है इस बेसिस पे कि जो नंबर है सीट्स का और जो पॉपुलेशन है, अगर उनका जो रेशियो निकाला जाए तो वो हर स्टेट का सेम आए और विद इन द स्टेट भी वो सेम आए। करेंटली लोकसभा की 545 सीट्स पे इलेक्शन किया जाता है। लोकसभा का जो टेन्योर है वो 5 साल का है, जिसको जो प्रेसिडेंट है वो डिसॉल्व भी कर सकता है। अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम हो जाती है तो जो हाउस ऑफ पीपल की लाइफ टाइम है उसको एट अ स्ट्रेच 1 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्टली लोगों के द्वारा होता है, जिसमें हर इंडियन सिटीजन को जो कि 18 साल से ऊपर का है उसको वोट करने का राइट है। लोकसभा का मेंबर होने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और जो उसकी एज है वो 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में। लोकसभा के 2 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है एज अ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तब तक अपना ऑफिस रिटेन कर सकते हैं जब तक वो मेंबर रहते हैं लोकसभा के। जैसे ही वो सीज करते हैं उस लोकसभा के मेंबर होने से, उनको जो अपना ऑफिस है उसको वैकेट करना होता है। ऑफिस ऑफ स्पीकर एक बहुत ही ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे स्पीकर जो होता है वो लोकसभा का एक चीफ ऑफिसर होता है, जिसका काम होता है कि जो भी सिटिंग्स हो रही हैं, मीटिंग हो रही हैं, उनको प्रिसाइड करना और उनको कंट्रोल करना। स्पीकर का काम है कि वो लोकसभा की जो डिग्निटी है, उसका डेकोरम है, उसको मेंटेन करके रखे। इवन अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, जो स्पीकर है लोकसभा का वो अपना ऑफिस कंटिन्यू रखता है जब तक नई लोकसभा को इलेक्ट नहीं कर लिया जाता। दोस्तों, आप पढ़ते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर के बारे में। पहली डिस्क्वालिफिकेशन है, अगर कोई पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो उसको एज अ मेंबर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा पार्लियामेंट के। अगर उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया गया हो कोर्ट ने, या फिर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया हो, अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है या फिर उसने दूसरी सिटीजनशिप किसी फॉरेन स्टेट की एक्वायर कर ली है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कि कोई लॉ अगर पार्लियामेंट ने पास किया है तो उसके अंदर भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर। अगला, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है कि पार्लियामेंट के मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल। अगर किसी मेंबर की डबल मेंबरशिप है, यानी वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों का मेंबर है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एक पर्सन किसी एक ही हाउस का जो मेंबर हो सकता है एक टाइम पे। और अगला, अगर वो कोई 60 डेज तक जो हाउस की मीटिंग्स होती है वो उसमें 60 डेज तक नहीं आता है बिना किसी परमिशन के, वो अपनी जो पोजीशन है उसको वैकेंट रखता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा पार्लियामेंट की मेंबरशिप से। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं पार्लियामेंट के फंक्शन के बारे में। तो पार्लियामेंट के फंक्शन को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शंस एक्सेट्रा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन के बारे में। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी लॉ को अमेंड कर सकता है, उसमें कुछ एडिशन कर सकता है या उसको रिपील कर सकता है। पार्लियामेंट उन सारे आइटम्स जो कि यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं उनके ऊपर लॉ बना सकता है। अगर एक कॉन्करेंट लिस्ट में अगर स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों के लॉज के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन आता है, तो फिर जो अपर यानी कि पार्लियामेंट का लॉ है वो प्रिवेल करेगा। इवन पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर ने अगर कोई लॉ बनाया है तो वो उसको भी अमेंड कर सकते हैं, उसमें कोई एडिशन कर सकते हैं या उसको रिपील कर सकते हैं। पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के अंडर आने वाले आइटम्स में भी लॉ बना सकता है,
लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहला, या तो स्टेट में कोई इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो गया हो, तो इस वजह से पार्लियामेंट वहाँ पे लॉ बना सकता है। या फिर जो अपर हाउस है यानी राज्यसभा, अगर वो रेजोल्यूशन पास कर दे 2/3 मेजॉरिटी से, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी आइटम पे लॉ बना सकती है नेशनल इंटरेस्ट के लिए। स्टेट लिस्ट के किसी आइटम में इंटरनेशनल एग्रीमेंट या ट्रीटीज वगैरह का बात आता है, तो वहाँ पे भी पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकती है। और अगर किसी दो स्टेट के बीच में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है या फिर दो स्टेट आपस में आके एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हम पार्लियामेंट्री लॉ बनवाएंगे, तो पार्लियामेंट के पास तब पावर आती है कि वो वहाँ पे भी लॉ बना सकता है। अब पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन के बारे में। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट होती है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होती है अपने एक्ट के लिए। यानी पार्लियामेंट के पास एक पावर होती है कि वो जो गवर्नमेंट है उसको कुछ मेजर्स से कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर पार्लियामेंट ने कैबिनेट यानी जो एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स हैं वो उनको आउट ऑफ पावर कर सकती है, उनको रिमूव कर सकती है। और अगर उन्होंने कोई बिल पास किया है और वो पार्लियामेंट को अगर सही नहीं लगता है तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो गवर्नमेंट से, उनके मिनिस्टर से क्वेश्चन कर सकते हैं कि उन्होंने कोई एक्ट किया तो ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों नहीं किया। पार्लियामेंट जो है एक कमेटी अपॉइंट कर सकती है मिनिस्ट्रियल अश्योरेंस के लिए, ये देखने के लिए कि जो मिनिस्टर्स थे जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे क्या उनको उन्होंने फुलफिल किया है या नहीं किया है। चौथा, जो अपोजिशन पार्टी है वो एक सेंसर मोशन पास कर सकती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ये शो करने के लिए कि अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी वगैरह बताई है तो वो उससे स्ट्रांगली डिसअप्रूव करते हैं। अगर सेंसर मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट जो होती है उसको कॉन्फिडेंस अब सीक करना होगा हाउस का। अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो फिर जो सेंसर मोशन है वो पास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को जो मिनिस्टर्स के जो मैक्सिमम वोट थे यहाँ पे नहीं मिले हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अगर जो मिनिस्टर्स गवर्नमेंट है उसको नो कॉन्फिडेंस पास होता है तो जो मिनिस्टर्स हैं उनको रिज़ाइन करना होता है, लेकिन सेंसर मोशन में ऐसा नहीं है। इवन अगर उनके अगेंस्ट में सेंसर मोशन पास हो गया है तो उनको रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। फाइनेंशियल फंक्शन, पार्लियामेंट के ऊपर ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो ये चेक करे कि फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं। एग्जीक्यूटिव जो है बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकते। यूनियन बजट में जब कैबिनेट मिनिस्टर बिल यूनियन बजट पेश करता है तो उसको पार्लियामेंट की अप्रूवल ज़रूरी होती है। जितने भी टैक्सेस का प्रपोजल लाया गया है अगर पार्लियामेंट उनको अप्रूव करता है तभी बजट पास होता है। यहाँ पे दो कमिटीज़ होती हैं, एक पब्लिक अकाउंट कमेटी और दूसरी एस्टीमेट कमेटी। इनका काम होता है कि ये चेक करती हैं कि जो भी पार्लियामेंट ने अप्रूव करके मनी ग्रांट किया है एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को, वो किस तरीके से उनको स्पेंड कर रहे हैं। जुडिशियल फंक्शन, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सर्टेन जुडिशियल फंक्शंस को भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में काम कर रहा है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं। इसी तरह वो वाइस प्रेसिडेंट को भी इम्पीच कर सकते हैं अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट रिकमेंड कर सकता है रिमूवल ऑफ जजेस को, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी रिकमेंड कर सकता है उनके रिमूवल के लिए भी। इन एडिशन पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि वो पार्लियामेंट के मेंबर्स या फिर किसी आउटसाइडर को भी पनिशमेंट दे सकते हैं अगर कोई कंटेम्प्ट कर रहा है या प्रिविलेज, जो भी प्रिविलेजेस प्रोवाइड की गई हैं उनका ब्रीच कर रहा है पार्लियामेंट में। अब पढ़ते हैं इलेक्टोरल फंक्शन के बारे में। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कर सकती है। जो भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपनी वोटिंग करते हैं। लोकसभा अपने लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करती है, उसी तरीके से राज्यसभा अपने लिए डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट करती है। अमेंडिंग पावर्स, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी अमेंड कर सकती है।
दोनों हाउसेस के पास सेम पावर है। अगर कोई भी अमेंडमेंट होना है तो उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होना होगा, तभी वो अमेंडमेंट हो पाएगा। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को पढ़ने से पहले सेशंस ऑफ पार्लियामेंट पढ़ लेते हैं। तो पार्लियामेंट ऑफ सेशन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब दोनों हाउसेस मीटिंग बिठाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर दिन होती है, ये सब प्लान करने के लिए कि जो कंट्री है उसको आगे कैसे मैनेज करना है। ये जनरली 3 बार होती है। इसमें जो प्रोसेस है, इसमें जो सारे मेंबर्स को बुलाया जाता है पार्लियामेंट सेशन के लिए, इसको समनिंग ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो समन करता है पार्लियामेंट को। इसमें जो 3 सेशन है उसमें पहला सेशन है बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जो कि फरवरी से मई तक होता है, जिसमें यूनियन बजट जो होता है वो पास किया जाता है। फिर आता है मॉनसून सेशन, जो कि जुलाई से सितंबर तक होता है, और इसमें जो पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। उसके बाद आता है विंटर सेशन, जो कि नवंबर से दिसंबर में होता है। ये सबसे छोटा सेशन होता है और इसमें जो पहले के सेशंस में जो बातें डिस्कस नहीं हो पाई थी उनको डिस्कस किया जाता है। तो अब पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बारे में। राज्यसभा की फंक्शनिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला प्री लंच सेशन और दूसरा पोस्ट लंच सेशन। प्री लंच सेशन में 0 आवर और क्वेश्चन आवर होता है। पोस्ट लंच सेशन में डिबेट, लेजिस्लेटिव, बिजनेस मीटिंग और बाकी डिस्कशंस होते हैं। 0 आवर 0 आवर इंडियन पार्लियामेंट्री का एक इनोवेशन है, जिसमें एमपीज बिना किसी प्रायर नोटिस के जो मैटर्स हैं उनको रेज कर सकते हैं। 0 आवर क्वेश्चन आवर खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है और तब तक रहता है जब तक जो हाउस का रेगुलर बिजनेस है वो स्टार्ट ना हो जाए। तो इन जनरल जो गैप है क्वेश्चन आवर और रेगुलर बिजनेस के बीच का, वो 0 आवर कहलाता है। फिर आता है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर जो है 0 आवर से पहले स्टार्ट होता है। ये सबसे पहला आवर होता है, जो पार्लियामेंट्री सिटिंग होती है उसका जो सबसे पहला आवर होता है उसको क्वेश्चन आवर कहते हैं। इसमें जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो मिनिस्टर से क्वेश्चंस करते हैं, उनको अकाउंटेबल करते हैं उनके फंक्शंस के लिए। उसके बाद आती है डिबेट। डिबेट में जो फंक्शनिंग है पार्लियामेंट की, जो भी प्रोसीजर वगैरह हैं उनको रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं उस पर डिबेट की जाती है। अब ये डिबेट कई तरीके से की जा सकती है, जैसे कि शॉर्ट टर्म डिस्कशन या फिर हाफ एन आवर डिस्कशन या कोई स्पेशल मेंशन डिस्कशन जो कि पार्लियामेंट ने मेंशन कर रखी हो। फिर आता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन में जो भी लॉज हैं उनको इन्फोर्स किया जाता है। जब लॉ बनाया जाता है तो जो भी बिल या ऑर्डिनेंस है सबसे पहले उनको फॉर्म किया जाता है। उसके बाद जो हाउसेज हैं वो, अगर दोनों हाउसेज उन बिल्स को अप्रूव कर देते हैं और प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है तो उन बिल को लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कॉलिंग अटेंशन। कॉलिंग अटेंशन में अगर किसी मेंबर को लगता है पार्लियामेंट के किसी और मेंबर की जो अटेंशन है वो ज़रूरी है किसी मैटर पे जो कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए है, तो वो मेंबर कॉलिंग अटेंशन का यूज़ करके उस मेंबर को कॉल कर सकता है उस मैटर से रिलेटेड। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि जो पार्लियामेंट है उसके 3 ऑर्गन हैं। पहला प्रेसिडेंट, फिर राज्यसभा और लोकसभा। जो राज्यसभा है उसकी जो मैक्सिमम सीट है वो है 250, जिसमें से प्रेजेंटली 245 सीट्स पे इलेक्शंस होते हैं। उसी तरह लोकसभा की जो मैक्सिमम सीट है वो है 552 और जिसमें से प्रेजेंटली 545 सीट्स पे इलेक्शंस होते हैं। राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन जो इसके मेंबर्स हैं जो उनका टाइम पीरियड है वो है 6 इयर्स का। उसी तरह लोकसभा है वो डिसॉल्व हो सकती है, वो हर 5 साल में डिसॉल्व होती है, इसीलिए उसका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का है, वो अनलिमिटेड नहीं है। और इसके मेंबर्स का भी जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का है। इवन दो लोकसभा जो है लोअर हाउस है, लेकिन लोकसभा के पास राज्यसभा से ज़्यादा पावर है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होती है, उसे अपने एक्शंस लोकसभा को आंसर करने होते हैं, क्योंकि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। और इस वीडियो में हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या प्रोसीजर फॉलो करता है पार्लियामेंट। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।